नमस्कार। आज मैं पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करूंगी। पर्यावरण प्रदूषण स्नातक सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यचर्या के रूप में सम्मिलित है। तो आइए देखें पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि जोड़ आवरण। परि अर्थात जो हमारे चारों ओर है, आवरण अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से घेरना। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं और उसकी संरचना एवं जीवनी शक्ति तय करते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर हमेशा व्याप्त होता है। अतः पर्यावरण में वे परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो मनुष्य को किसी स्थान तथा समय पर चारों ओर से घेरे रहती हैं। पर्यावरण यह समग्र वातावरण है जिसमें सभी जीव निवास करते हैं। पर्यावरण में जैव तथा अजैव दोनों ही प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। कहा जा सकता है कि पर्यावरण भौतिक, सामाजिक तथा जैविक तत्वों की समग्रता है जो मानवीय तथा प्राकृतिक तत्वों को घेरे हुए है। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी आती हैं। अजैविक संघटक तत्वों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व आदि। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण का तात्पर्य है गंदा करना। साधारण शब्दों में प्रदूषण वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में वे अनचाहे परिवर्तन हैं जो मनुष्य तथा अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रदूषण की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है कि मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती हैं, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब पर्यावरण के सभी घटक जैसे वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषित होने लगते हैं तो वे पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रदूषण को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण। अब हम जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। जल हमारे जैव मंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है। मानव के लिए शुद्ध जल उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि इस पर उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है। प्रकृति ने हमें जल की अपार राशि प्रदान की है, फिर भी हमें पीने, नहाने, धोने, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल की कमी महसूस होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपने जल संसाधनों का दुरुपयोग किया है और उनको बड़े पैमाने पर प्रदूषित किया है। जल के प्रदूषण का अभिप्राय उसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों को एक प्रकार से दूषित करना है कि वह मनुष्य और पशु पक्षियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। जब मनुष्य द्वारा जल में इसकी स्वयं शोधन क्षमता से अधिक मात्रा में विजातीय अवांछनीय तत्व डाल दिए जाते हैं, तब जल प्रदूषित हो जाता है। जल का कुछ प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से होता है, जिनमें भूस्खलन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सड़न एवं विघटन आदि प्रमुख हैं। परंतु मानव ने जल का प्रदूषण बड़े पैमाने पर किया है और यह चिंता का विषय है। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोतों में औद्योगिक, नगरीय, कृषि तथा सांस्कृतिक स्रोत प्रमुख हैं। औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण से जल का सर्वाधिक प्रदूषण होता है। उद्योग बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं जो जल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें बहुत से अवांछनीय पदार्थ हैं, जिनमें औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित अपशिष्ट,
अपशिष्ट जल, विषैली गैसें, रासायनिक अपशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि सम्मिलित हैं। अधिकतर औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित जल में बहा दिए जाते हैं। इससे विषैले तत्व जल के भंडार, नदियों तथा अन्य जलाशयों में पहुंचकर इसके जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य उद्योग हैं चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र और रासायनिक उद्योग। जल प्रदूषण के नगरीय स्रोतों में मल जल, घरेलू तथा नगर पालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, मोटर वाहनों का धुआं आदि प्रमुख हैं। भारत में कृषि प्रणाली में परिवर्तन होने से कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग आज होने लगा है। इनमें से कुछ रासायनिक तत्व जल में घुलकर उसका प्रदूषण करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कृषि में रासायनिक तत्वों के प्रयोग में वृद्धि होने से विश्व भर में प्रतिवर्ष 20 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से 22,000 लोगों की मृत्यु अकेले भारत में होती है। मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नदियों के अतिरिक्त विभिन्न झीलों, तालाबों, जोहड़ों आदि का जल भी प्रदूषित हो गया है। तटीय भागों में नगरों का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक इकाइयों की गंदगी समुद्र में फेंक दी जाती है, जिससे समुद्र का जल भी प्रदूषित हो जाता है। तेल के टैंकरों से तेल के रिसाव द्वारा भी समुद्री जल का प्रदूषण होता है। मुंबई में 1982 फिर 1987 में तेल के रिसाव से समुद्री जल का प्रदूषण हुआ था। तेल के रिसाव से समुद्री जल का प्रदूषण होने से समुद्री वनस्पति और जीवों को बहुत हानि पहुंचती है। अब हम वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। वायु जैवमंडल हर प्रकार के जीवन के लिए अनिवार्य है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिन और जल के बिना कुछ घंटे जीवित रह सकता है, लेकिन वायु के बिना कुछ क्षण भी नहीं जी सकता। सामान्यतः मनुष्य एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है और इस प्रक्रिया में लगभग 16 किलोग्राम वायु का सेवन करता है। सांस लेते समय हम मुख्यतः ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मनुष्य या प्रकृति या दोनों कारकों द्वारा वायु की संरचना में विकार होने के कारण वायु का प्रदूषण होता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वायु का प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु में मनुष्य तथा उसके वातावरण के लिए हानिकारक तत्व प्रवेश कर जाते हैं। साधारण शब्दों में वायु में हानिकारक ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के प्रवेश से वायु का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, यह एक विश्वव्यापी समस्या है। वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। ये स्रोत प्राकृतिक और मानवकृत हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट, धूल, तूफान, अग्नि आदि प्रमुख हैं। मानवकृत स्रोतों में कारखाने, नगर केंद्र, मोटर वाहन, वायुयान, उर्वरक, पीड़क जीवनाशी, ताप बिजली घर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों से अनेक प्रकार की विषैली गैसें, राख और धूल, और ताप बिजली घरों से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और मोटर वाहनों से मोनोऑक्साइड और सीसा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। रेफ्रिजरेटरों तथा वातानुकूलन यंत्रों यानी AC के प्रयोग से बड़े पैमाने पर वायु में क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिससे ओजोन की परत का ह्रास होता है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इनके अतिरिक्त अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा हानिकारक गंध भी वायु में फैल जाती है। इसके लिए विशेष रूप से दोषी हैं लुगदी और कागज, चमड़ा और रासायनिक उद्योग। भारत में वायु प्रदूषण ने बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लिया है। इसका मुख्य कारण स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण और औद्योगिकीकरण में द्रुत गति से वृद्धि है।
बड़े बड़े नगरों से बड़ी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्व वायु में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के नगरों में वायु का प्रदूषण बड़े पैमाने पर हुआ है और अधिकांश नगरों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मानवीय सहन सीमा से काफी अधिक है। अधिक मात्रा में कूड़ा करकट, शौचालयों की कमी, सीवर के गंदे पानी आदि से भी वायु प्रदूषण होता है। भारत में चलने वाले अधिकांश मोटर वाहन शीशा युक्त ईंधन का प्रयोग करते हैं, जो वायुमंडल का 95% शीशा प्रदूषण करते हैं। अब हम देखें वायु प्रदूषण के प्रभाव। औद्योगिकीकरण के साथ साथ परिवहन में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण कोयला और पेट्रोलियम जैसे जैव ईंधनों की खपत में वृद्धि हुई है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है और तापमान में वृद्धि होती है। अनुमान है कि सन 2040 तक वायुमंडल के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इससे जलवायु में परिवर्तन होगा, हिमानियां पिघलेंगी, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि होने से ओजोन की परत पतली हो जाती है, जिससे कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। वायुमंडल में अनचाही गैसों के प्रवेश से धूम कोहरा यानी धुआं और कोहरा छा जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। वायु प्रदूषण से अम्ल वृष्टि भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण के वर्षा जल के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद पहली वर्षा में जो पीएच मान होती है वह कम होता है। वायु के प्रदूषण से कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। अनुमान है कि कैंसर की 80% बीमारियां वायु के प्रदूषण से होती हैं। मुंबई में बहुत से लोग ब्रोंकाइटिस, दमा और फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं। दिल्ली में लगभग 30% लोग वायु के प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। दिल्ली में सांस की बीमारियां शेष भारत की अपेक्षा 12 गुना अधिक है। कोलकाता में वायु प्रदूषण के कारण कैंसर के रोगियों की संख्या चिंताजनक है और वायु प्रदूषण के बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखे जा रहे हैं। अब हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। मानव की सहनीय सीमा से अधिक और असहज ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण और तोड़फोड़ कार्य, परिवहन के साधन, सायरन, लाउडस्पीकर और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव एवं सामुदायिक गतिविधियां हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण यातायात के वाहनों से होता है। यह प्रदूषण वाहनों तथा सड़कों की दशा पर निर्भर करता है। समुद्री यातायात में ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पत्तन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। औद्योगिक इकाई के निकट ध्वनि प्रदूषण सर्वाधिक होता है और उससे दूर जाने पर यह क्रमशः कम होता जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे से दूर जाने में क्रमशः कम होती जाती है। भारत के कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर का है। अब हम जानेंगे भू प्रदूषण के बारे में। भू प्रदूषण में भूह्रास और मृदा और वनस्पति के आवरण का प्रदूषण शामिल है। मृदा हमारे पर्यावरण का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह पृथ्वी पर हर प्रकार की वनस्पति को जीवन देती है। मृदा का प्रदूषण अधिकतर मनुष्य की गलत क्रियाओं और कभी-कभी प्रकृति के प्रकोप से होता है। मृदा के प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें मृदा अपरदन, रासायनिक तत्वों का प्रयोग, नगरीय और औद्योगिक गंदगी, वनों में लगने वाली आग, जलाक्रांति, निक्षालन आदि प्रमुख हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु और अनचाहे पौधे मृदा में प्रवेश करके इसको प्रदूषित करते हैं।
कुछ उद्योगों से हानिकारक तत्व वायु में मिलकर भूमि पर गिर जाते हैं और मृदा का प्रदूषण करते हैं। खदानों से उड़ने वाले ठोस सूक्ष्म कण आसपास के क्षेत्र में मृदा का अत्यधिक प्रदूषण करते हैं। मृदा अपरदन मुख्यतः वनों के विनाश, अति चराई और भूमि के अनुचित उपयोग के कारण होता है। एक अनुमान के अनुसार देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन की समस्याओं से पीड़ित है। केवल स्थानांतरी कृषि के कारण ही 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन से प्रभावित है। अपरदन के अतिरिक्त मृदा के लवणीकरण और जल भराव के कई कारण हैं। भूविज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्माण, नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रुख मोड़ना, ये सब कारण हैं भूमि अपरदन के अतिरिक्त मृदा प्रदूषण के। इनके द्वारा भूमि की संभावित क्षमता घटती है। उत्तरी मैदान विशेषतया पंजाब और हरियाणा में बड़े इलाकों में नहरों द्वारा अति सिंचाई के कारण मृदा लवणीयता और क्षारीयता से ग्रस्त है। सिंचाई से मृदा की संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। खेतों में रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से मृदा का प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। इनका प्रयोग कृषि की उपज को बढ़ाने और फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये रासायनिक तत्व मिट्टी में घुलकर उसका प्रदूषण करते हैं। ऐसी मिट्टी पर उगाई गई फसलें भी प्रदूषण से ग्रस्त होती हैं। इस प्रकार की फसलें हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और इससे मानव शरीर में बहुत सी घातक बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं और मनुष्यों में बीमारियों का प्रवेश होने से मृत्यु दर भी बढ़ती है। नगरीय इलाकों में मृदा का प्रदूषण कूड़े करकट और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से होता है। नगरीय अपशिष्टों को उठाने की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह गलियों और नालियों में ही पड़ा रहता है और भूमि प्रदूषण फैलाता है। नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट प्रदूषित मल जल से खेतों को सींचा जाता है, जिससे मृदा का ह्रास होता है। विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं और मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भू प्रदूषण होता है। हमने देखा कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण ये सब मिलकर पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण एवं मनुष्य में अन्योन्याश्रय संबंध है और इस धरती पर जीवन बचा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।